नमस्कार, मैं जनमित्र शिवम गौतम और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर आज तमिलनाडु की तमाम पार्टियों की तरफ से दायर की गई याचिका को आज कोर्ट ने ये कहते हुए हटा दिया कि ये जो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है और आप अगर इस तरीके की याचिका लगाना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु की सभी पार्टियों ने जो NEET के माध्यम से जो पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें होती है उसमें तमिलनाडु के अंदर जो 69% आरक्षण मिला हुआ है उसके तहत ये मांग की थी कि इसका 50% आरक्षण OBC कोटे में दे दिया जाए और जो सीटें खाली हुई हैं उन पर OBC के छात्रों को इसमें रखा जाए, क्योंकि ऐसा न करने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये जो सवाल के साथ उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट को इसी से आपत्ति हुई और जस्टिस राव ने सीधा सवाल पूछा कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार या जो बात कही गई है उसके तहत मौलिक अधिकार नहीं आते हैं और मौलिक अधिकारों की बात करके आप आरक्षण को नहीं रख सकते हैं। आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक सहूलियत है जो राज्य सरकारें लोगों को देती रही है। निश्चित तौर पर ऐसा कह के उन्होंने उन सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट संकेत दे दिया है जो कि आरक्षण को मौलिक अधिकार मानकर अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार भी मान रहे थे और ये मानकर चल रहे थे कि वो कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आरक्षण के माध्यम से उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता रहेगा। ये एक सहूलियत है जो कि तमाम ज़रूरतों के हिसाब से तमाम जो विचार विमर्श के बाद में संविधान निर्माताओं ने 10 साल के लिए भारत के संविधान में रखी थी, जिसको बाद की सरकारों ने 10-10 साल करके कई बार बढ़ा दिया। लेकिन उसको लेकर जिस तरीके की मांग की गई थी, DMK, AIADMK, PMK तमाम जो सारी पार्टियां थी वो सभी इस मुद्दे पर एक हो गई थी और इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा लगता है कि इस बार तमिलनाडु में अच्छा हुआ है कि सारी की सारी पार्टियां एक मुद्दे पर कम से कम एक राय होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आप इसका ये ध्यान रखें कि आरक्षण का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सहूलियत है और इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 50% सीटें OBC के उम्मीदवारों को नहीं दी जा रही हैं तो ये किसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप ये पहले स्पष्ट करें। और कोर्ट को नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। आप केवल तमिलनाडु के छात्रों की बात सोच रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों की बात सोच रहे हैं और मौलिक अधिकार की जब बात होती है तो ये पूरे देश के लिए होती है। इसलिए आप इस तरीके की बातें करके याचिका नहीं लगा सकते। हालांकि हम पूरी तरीके से याचिका को नहीं खारिज कर रहे हैं। अगर आपको इस पर ज़्यादा विशेष कोई डायरेक्शन लेना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा कह के सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए भी रास्ते बंद कर दिए हैं जो आरक्षण के नाम पर बड़े बड़े हो हल्ला करते थे, तमाम तरीके की तकरीरें देते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब तक भारत रहेगा तब तक आरक्षण भी रहेगा। और इससे उन लोगों को दिक्कत होती है जो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और उसके बावजूद उन्हें किसी वजह से आरक्षित वर्ग का न होने की वजह से नौकरियों से या फिर शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन से वंचित रह जाना पड़ता है। निश्चित तौर पर आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो लैंडमार्क जजमेंट कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको लैंडमार्क टिप्पणी कह सकते हैं, क्योंकि आरक्षण के पक्ष में जितने लोग होते हैं विपक्ष में भी लोग होते हैं और बहुत दिनों से ये मांग उठती रही है कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा करने की ज़रूरत है। जिस आरक्षण को संविधान निर्माताओं ने, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। अगर उन्हें भी ये कोई ऐसा इल्म रहा होता या उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही होती तो इसे परमानेंट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और उसके साथ ये बात ये ध्यान में रखी गई थी कि आने वाले 10 सालों में जिस असंतुलन की बात की जा रही है या फिर जिस पुराने इतिहास की बात की जा रही है उसको आसानी से कवर कर लिया जाएगा, उस असंतुलन को संतुलन में बदल लिया जाएगा। लेकिन बाद में जो तुष्टीकरण की राजनीति होती रही उसके तहत आरक्षण को बढ़ाया जाता रहा और उसके बाद मंडल कमंडल का जब समय आया मंडल का, उस समय इसको और ज़्यादा दिया गया। इसमें पहले शेड्यूल कास्ट की थी और शेड्यूल ट्राइब थी, लेकिन उसके बाद में और तमाम जो OBC वगैरह जातियां भी जोड़ी गई और उसके बाद इसको एक तरीके से एक परंपरा बना दिया गया हर सरकार के द्वारा कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी दल की, किसी भी सोच की सरकार हो, जब भी आरक्षण के खत्म होने का समय आता है वो इसे 10 साल के लिए फिर से बढ़ा देती है।
तो निश्चित तौर पर आरक्षण के मुद्दे पर जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए ये उम्मीद की किरण हो सकती है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक सहूलियत है, या इसे अधिकार कह सकते हैं जो राज्य उस अपने नागरिकों को दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर है, और वो खबर है पालघर में जो 2 साधुओं की और उनके ड्राइवर की हत्या हुई थी उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया है। वजह यह है कि इस याचिकाओं में जो 2 याचिकाएं लगी थी उनमें उन साधुओं के परिवार वालों ने, जूना अखाड़ा ने और जो घनश्याम उपाध्याय नाम के दूसरे व्यक्ति हैं उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई या एनआईए से इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और सही तरीके से इस मामले में जांच होती हुई नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों का हाथ स्पष्ट तौर पर सामने आया है। खासकर एनसीपी का जो स्थानीय नेता है उसके जुड़ाव और उसके साथ जुड़े हुए लोगों का इसमें पूरा सामने आना ये बात को दिखाता है कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में किसी तरीके का न्याय करने वाली नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीधे तौर पर आज एक नोटिस जारी कर दिया और कहा गया है कि अभी तक जो इसमें स्टेटस रिपोर्ट है वो पहले दिखाई जाए, और उसके अलावा जो कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार अब तक कर रही है या करने वाली है उसको लेकर कितनी सीरियस है, और अगर ऐसा नहीं है तो डीजीपी को भी जवाब देना पड़ेगा। डीजीपी पुलिस को भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है, और ये जो बेंच थी इसमें जस्टिस अशोक भूषण, AR शाह और न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम शामिल थे। इन तीनों की जो बेंच थी उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस मामले में सुनवाई की और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। आगे उन्होंने कहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस पर दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले नोटिस जारी करने से ये तो संकेत मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर निगाह बनाए हुए है और वो जो उनसे याचिका लगाई गई थी उस पर भी ध्यान उन्होंने दिया है। अन्यथा होता ही है कि या तो याचिकाएं खारिज कर दी जाती है या डेट दे दी जाती है, लेकिन इस मामले में अगर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है, वहाँ की पुलिस को नोटिस जारी हुआ है, यानी कि जो याचिका थी उसमें दम था, उसमें मेरिट्स थे, और इसी वजह से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि इसमें मांग ये की गई थी कि सीबीआई या एनआईए से इस पूरे मामले की जांच कराई जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के इन्वॉल्वमेंट इसमें था और जिस बर्बरता के साथ उन्होंने साधुओं को उनके जो वस्त्र थे उसको देखकर या उनकी बात को, उनकी जो दाढ़ी वगैरह वेशभूषा थी उसके देखकर उनके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद पुलिस वालों ने जिस तरीके से उन लोगों की मदद की, पुलिस वालों ने साधुओं को धकेल दिया और उन लोगों के हवाले कर दिया, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस भी पूरी तरीके से इसके कटघरे में खड़ी हुई है। उसके बाद जिस तरीके से एनसीपी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इस मामले में जिस तरीके के बयान दिए थे उसको लेकर भी तमाम देश के अंदर चर्चाएं चली थी, और जूना अखाड़ा से लेकर तमाम जो संत अखाड़े हैं उन्होंने भी इसमें मांग की थी कि इसकी जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार सीधे इस मामले में लीपापोती करती हुई नजर आई है। यही वजह है कि इसको लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इस मामले में जांच को ठीक ढंग से कराने की या फिर सीबीआई या एनआईए को सौंपने की बात कही गई। इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस तरीके का फैसला लिया। और ये जो घटना हुई थी 16 अप्रैल की ये घटना थी, उसमें किस तरीके से इन 2 साधुओं को, जिनके नाम कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी जी थे, उनको और उनके ड्राइवर को मार दिया था। वो किस तरीके से वीडियो में भी लोगों ने देखा था कि वो हाथ जोड़ रहे थे, वो गुहार लगा रहे थे, पुलिस वालों के पैर पकड़ रहे थे। बुजुर्ग लोग थे, एक की उम्र 70 साल थी और दूसरे जो साधु थे सुशील गिरी उनकी 35 साल थी। उसके बावजूद ये भीड़ नहीं मानी और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, बाद में उनको मार दिया गया और पुलिस वाले इस बात को देखते रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोग इस घटना का वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन उन्होंने भी मदद के लिए आगे आने की कोशिश नहीं की। बाद में जब ये वीडियो सामने आए उसके बाद ये पता चला कि इसी इलाके में पहले भी एक डॉक्टर को मारने की कोशिश हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये जो इलाका था उस इलाके में ये साधु इसलिए गए थे क्योंकि मेन रोड जो थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाकाबंदी थी और इन्हें सूरत जाना था, जिसके लिए ये साइड का इलाका इन्होंने जो जंगल का रास्ता चुना था। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस भी आती है और पुलिस उनको नहीं बचाती है बल्कि उसी जो दरिंदों की भीड़ थी, जो हत्यारों की भीड़ थी, उसके हवाले कर दिया जाता है साधुओं को। उसके बाद पुलिस की भूमिका और स्थानीय प्रशासन की भूमिका बाद में
जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पर हुई, महाराष्ट्र सरकार एक तरीके से पर्दा डालने की कोशिश करती हुई नजर आई, क्योंकि एनसीपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा था। तो निश्चित तौर पर इस वजह से पूरे देश में भी आक्रोश फैला, साधु संतों ने भी इसकी निंदा की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर जवाब मांगा गया था साधुओं की हत्या को लेकर, और बाद में तमाम संगठनों ने इस पर दबाव बनाया था महाराष्ट्र सरकार पर, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में जांच को आगे बढ़ाना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया है कि उन्होंने नोटिस जारी किया महाराष्ट्र सरकार को, नोटिस जारी किया डीजीपी पुलिस को, और दूसरी तरफ जिस तरीके से आरक्षण को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा है कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये अधिकार है। तो ऐसा लगता है कि कोरोना की महामारी में भी सुप्रीम कोर्ट अच्छे काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।